नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम मुद्दा में। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज मुद्दा का विषय है आप बीजेपी आमने सामने। दरअसल आबकारी नीति मामले में भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल सरकार को हर मोर्चे पर घेरने की कोशिश कर रही है। वहीं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उनके घर पर पड़े सीबीआई के छापे को लेकर बीजेपी को घेरा और आरोप लगाया कि सीबीआई को छापेमारी में कुछ नहीं मिला। बीजेपी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर दूसरे दलों को तंग करने का काम करती है और लोकतंत्र की हत्या करने का काम करती है। यह लड़ाई अब आमने सामने की हो चुकी है। भाजपा विधायकों ने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में अपना विरोध प्रदर्शन रोकने का फैसला किया, लेकिन कहा कि वे सड़कों पर उतरेंगे और आप सरकार के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना आंदोलन जारी रखेंगे। सत्तारूढ़ आप और भाजपा दोनों के नेताओं द्वारा कई स्थगन और नारेबाजी के बीच भाजपा विधायकों को तीसरे दिन सदन से बाहर कर दिया गया। विधानसभा में विपक्षी नेता रामवीर सिंह विधूड़ी ने पहले कहा था कि विधायक दिल्ली सरकार से विभिन्न घोटालों की जांच की मांग को लेकर लगातार दूसरे दिन रात भर धरने पर बैठेंगे। बाद में एक बयान में भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि वे दिल्ली विधानसभा परिसर के अंदर अपना धरना रोक रहे हैं। भाजपा विधायकों ने आबकारी नीति 2021-2022 में आने वाली वित्तीय अनियमितताओं और कक्षाओं के निर्माण के गंभीर मामलों में जवाब देने की मांग करते हुए अपना आंदोलन जारी रखने की कसम खाई है। उन्होंने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल अपने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ लोगों के सवालों से बच नहीं सकते। बीजेपी ने दावा किया कि कई ऐसे सबूत हैं जो शराब और कक्षा घोटाले को उजागर करने में शिक्षा और आबकारी मंत्री सिसोदिया की मिली भगत दिखाते हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर दोनों दलों के बीच चल रही जुबानी जंग के बीच सोमवार को आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों के विधायकों ने विधानसभा परिसर में रात भर धरना दिया। वहीं दूसरी तरफ आप विधायक दिल्ली एलजी वीके सक्सेना के खिलाफ इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, जबकि भाजपा विधायक भ्रष्टाचार के कथित आरोपों को लेकर मंत्रियों सत्येंद्र जैन और सिसोदिया को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। आपने सक्सेना पर 2016 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान अपने 2 अधीनस्थों पर 1400 करोड़ रुपए के पुराने नोटों को बदलने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि शुक्रवार और सोमवार को डिप्टी स्पीकर राखी बिरला ने बीजेपी विधायकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। वहीं मंगलवार के सत्र को कई बार स्थगित किया गया और दोपहर 2 बजे के आसपास सत्र फिर से शुरू हुआ, जिसके दौरान सिसोदिया ने सदन को संबोधित किया। सिसोदिया ने भाजपा को बच्चा चोर पार्टी के रूप में संबोधित किया। जाहिर तौर पर एक कथित बाल अपहरण मामले में एक भाजपा पार्षद की गिरफ्तारी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पार्टी के सदस्य शराब और शिक्षा घोटालों पर चर्चा की मांग कर रहे थे, लेकिन डिप्टी स्पीकर ने न केवल उनकी मांगों को नजरअंदाज किया बल्कि उन्हें सदन से बाहर कर दिया। उन्होंने कहा बीजेपी सदस्यों ने सदन में शराब घोटाले और शिक्षा घोटाले पर चर्चा के लिए नोटिस दिया था। हजारों करोड़ के शराब घोटाले पर सरकार की ओर से अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने सीबीसी की रिपोर्ट को 2.5 साल तक ठंडे बस्ते में रखा, जबकि इसमें साफ तौर पर कक्षाओं के निर्माण में घोटाले की बात कही गई थी। केजरीवाल सरकार इन दोनों मुद्दों पर चर्चा से भाग रही है। सत्तारूढ़ दल के विधायक सदन के वेल में हंगामा करते रहे, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा सदस्यों को उनकी आवाज दबाने के लिए बाहर कर दिया गया। केजरीवाल सरकार के पास इन आरोपों का कोई जवाब नहीं है, इसलिए वे सदन में भी विपक्ष को बर्दाश्त नहीं कर रहे। विधूड़ी ने कहा कि वे पहले ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिल्ली विधानसभा में उनकी आवाजों का गला घोटने पर पत्र लिख चुके हैं और उनसे मिलने का समय मांगा है। उधर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और अन्य आप नेताओं ने हाल ही में दावा किया था कि उनके विधायकों को भाजपा में शामिल होने के लिए 20 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी। उधर आरोपों को दुर्भावनापूर्ण, झूठा और भ्रामक बताते हुए भाजपा के लोकसभा सांसदों ने आरोप लगाया कि ये दिल्ली सरकार के शराब घोटाले से ध्यान हटाने की कोशिश थी। वहीं आप नेता आतिशी सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग के लिए इतना पैसा आखिर भाजपा के पास कहां से आता है, इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। उनका इशारा ऑपरेशन लोटस को लेकर है। आइए सुनते हैं दोनों दलों के नेताओं के स्टेटमेंट और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो दिल्ली में लोकतंत्र की जड़ों पे बहुत बड़ी चोट पहुंच रही है। हम दिल्ली के सांसद, सभी सांसद, सातों के सातों सांसद लगातार दिल्ली के जनता के प्रश्न को लोगों के सामने ला रहे हैं, लेकिन हमें इस बात का बहुत दुख होता है कि जहां दिल्ली में एक पर एक घोटाले होते जा रहे हैं, वहीं दिल्ली में जिनका नाम
कहीं महाठग है, महाझूठे हैं, अपनी बातों से लगातार पलटने वाले लोग, ऐसे अरविंद केजरीवाल गैंग कभी भी दिल्ली की जनता के प्रश्न पे जवाब देने को तैयार नहीं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में भी सरकार गिराने का यही ऑपरेशन लोटस का फॉर्मूला अपनाने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से पहले सीबीआई के झूठे केस होते, फिर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को धमकाया जाता है और फिर मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दिया जाता है। आम आदमी पार्टी के विधायकों को 20-20 करोड़ का ऑफर होता है कि तुम आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, तुम्हें हम 20 करोड़ रुपया देंगे। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। कोई किसी से कमतर अपने आप को दिखाना नहीं चाहता। कोई कह रहा है जांच ठंडे बस्ते में है, कोई ये कह रहा है कि आबकारी नीति पर बात साफ होनी चाहिए। दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विजय खैरा प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी और रमेश श्रीवास्तव प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। रमेश जी, अब तो सदन की लड़ाई सड़कों पर आ गई, आप घिरे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी करें, जवाब तो दीजिए कम से कम। पैरेलल चल रहा है आपको। एक तरफ वो सदन के भीतर विधायक हंगामा करते रहे और आप अभी देख रहे हैं वो तो कह रहे हैं आप उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख दी उन्होंने जी। वो कह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि आवाज दबाने की कोशिश हो रही है, राष्ट्रपति को चिट्ठी तक लिख दी उन्होंने। अब देखिए, उन्हें खुद एलजी साहब के ऊपर भरोसा नहीं है। भाई, दिल्ली में मार्च में जो संविधान संशोधन हुआ उसमें कहा गया कि सरकार का मतलब एलजी साहब। अब उनको समझ में आ गया है भाजपा वालों को कि एलजी साहब की पोजीशन, नैतिक पोजीशन बहुत कमजोर हो गई है। उनके द्वारा नोटबंदी के दौरान की गई हरकतों की वजह से उनकी नैतिक स्थिति कमजोर हो चुकी है। इसीलिए अब वो सांसद राष्ट्रपति भवन की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब कि जब उन्होंने राष्ट्रपति जी की शरण लेने का फैसला किया तो उन्होंने खुद मान लिया कि उपराज्यपाल महोदय से अब हमें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि उनकी नैतिक स्थिति तो कमजोर हो चुकी है। और हमारी जहां तक बात है, अरे भाई, कहीं भी छापा डालो तो हमारे नौकर खोल लो, अलमारियां खोल लो, किचन देख दो, बाथरूम देख दो, कुछ भी कर दो, मिल क्या रहा है ये तो बता दो। लेकिन अन्ना हजारे साहब जिनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप अरविंद केजरीवाल खड़े रहे, वो चिट्ठी लिखकर समझा रहे हैं कि भाई सत्ता का नशा हो गया कंधे पर। हाँ। उसी कंधे पर बंदूक रख करके भाजपा वाले निशाना साधने की कर रहे हैं। उसी कंधे पर आपने देखा कि भाजपा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। अब उन्हें क्या ये चाहिए कि अन्ना हजारे, मतलब भाजपा को लगता है कि उनकी अपनी विश्वसनीयता एकदम खत्म हो गई है, तो अब अन्ना जी के पास चलो, उनसे कुछ चिट्ठी लिखवाओ, उनसे कुछ दांव पेश करवाओ। ठीक। अरे तुम, अगर तुम्हारे अंदर नैतिक साहस है तो खुद आकर के आमने सामने की बहस कर दो ना। एक बुजुर्ग व्यक्ति के कंधे पर रख करके बंदूक क्यों चला रहे हो? विजय खैरा जी, जब भारतीय जनता पार्टी को कुछ मिल नहीं रहा तो अनाप शनाप आरोप अन्ना हजारे कंधे पे रखकर बंदूक चला रहे हैं और अब सड़कों पर उतर रहे हैं। अभी जब इन्हें सुप्रीम कोर्ट सजा देगा तो मैं ये कहेंगे सुप्रीम कोर्ट की भारतीय जनता पार्टी चला रही है। महोदय, सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला चल ही नहीं रहा, सच तो इन्हें बोलना नहीं है। अब आप देखिए, नहीं, वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला ही नहीं चलेगा। कैसे? अरे अब नहीं, जब चलेगा तो अगर हारेंगे तो बोल देंगे ना, उसको भी बोलेंगे। अन्ना हजारे जैसे आदमी को पूरी हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता जिस आदमी को ईमानदार कहती है, उसको इन्होंने बेच दिया कहती है। नहीं, एक और कोई मामला तैयार करके रखा है, मनीष सिसोदिया कहते हैं पहले से तैयार कर लेते हैं। उसको भी बोल दिया ना कि बिक गए, वो बीजेपी में चले गए। और बीजेपी, मैं कह रहा हूँ कोई एक बात नहीं है। आप शराबी की बात अगर ले लीजिएगा तो 300 रुपये से अधिक पर बोतल जो सरकार को मिलता था, सरकार ने वो प्राइवेट लोगों को दे दिया। इसका जवाब ही दे दें, चलो क्यों छोड़ा तुमने 300 रुपया पर बोतल? क्योंकि तुम्हें कमीशन उसमें से 200-250 नीचे मिल रहा है। लेकिन प्राइवेट पार्टनरशिप पे तो आपकी पार्टी भी जोर दे रही है ना। अब इनको
कोई बचा ले जेल जाने से। लाख बोलना 20 करोड़ था तो आप जाते, रिपोर्ट लिखाओ, प्रमाण दिखा के अखबार में टीवी में दिखा दो यहाँ के जे मांगा, जे वीडियो, जे ऑडियो, जे अखबार है, जो चिट्ठी है, किसी की जुबान बता दो इस आदमी ने कहा कि 20 करोड़ रुपया मांग रहे। नहीं है आपके पास। आपको झूठ का पुलिंदा, आप माने झूठ का पुलिंदा शायद विश्व में ऐसी कोई पार्टी हो ऊपर से नीचे तक जिसका हर नेता झूठ सीखना है, और झूठ की ट्रेनिंग केजरीवाल के यहाँ मिलती है। अच्छा, यही बात महाराष्ट्र में भी कही गई थी जी, यही बात महाराष्ट्र की सरकार में भी कही गई थी कि बीजेपी खरीद फरोख्त कर रही है। यही अभी जेएमएम वाले भी कह रहे हैं बीजेपी खरीद फरोख्त कर रही है। यही बात टीएमसी भी कह रही है। हम तो अभी आपको प्रमाण के तौर पे बता रहे हैं ना। अगर किसी आदमी ने, किसी नेता ने आपसे कहा है तो कोई तो प्रमाण होगा, कोई तो कभी बोला होगा, किसी कोई चीज तो होगी जो तुमसे चर्चा हुई, कुछ हुआ, तुम्हें बुलाया गया, कहीं किसने बात कर ली। इन पे एक बात नहीं है जी 20 करोड़ पर विधायक मांग रहे हैं। इनको भी 20 करोड़ ऑफर कर दिए गए सिसोदिया जी को। अरे बताओ तुम किसने कर दिए, कब कर दिए? अरे हम तो निश्चित रूप से इसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज की इंक्वायरी करवाएं ना, ताकि जेल तो जाए ये लोग। रमेश श्रीवास्तव जी, बहुत सही बात कही है। अगर आपको लग रहा है कहीं आपके पास सबूत हैं, जिस तरह से आप करें, हम सारी चीजें सबूत के तौर पर पेश कर देंगे, तो कर दीजिए, जेल भिजवा दीजिए एक आध लोगों को। फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि इतने हजार मांगते हैं या इतने करोड़ मांगते हैं? तो सबूत दीजिए ना। आप अपने सबूत दे रहे हैं, ये भी सबूत दे दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के काम कर रही है। उसके लिए सबूत है क्या? 2015 के चुनावों के पहले इनके प्रदेश उपाध्यक्ष थे तेज सिंह डागर साहब। उन्होंने संगम विहार के वर्तमान और तत्कालीन विधायक दिनेश मोहनिया भाई को खरीदने की कोशिश की थी। 4 करोड़ का ऑफर दिया था। हमने सबूत के साथ वीडियो दिखाया था या नहीं दिखाया? दिखाया था। उसके बाद क्या किया? कोर्ट तक गए ना आप? समय आने दीजिए, हम वीडियो ऑडियो जो इनकी इच्छा है वो सब पूरी हो जाएगी। ऐसा नहीं कि हम हवा में तीर चला रहे हैं, हवा में तीर तो ये चला रहे हैं। बताए ना मनीष भाई के यहाँ। विजय खैरा जी, वो तो कह रहे हैं हमने सबूत पेश कर दिया वीडियो के साथ, अब क्या चाहिए आपको? मैं टीवी पे हूँ, टेलीविजन पे बोल रहा हूँ, डिबेट में हूँ, मेरी गाड़ी निकलवा। विजय खैरा जी, आवाज पहुंच रही है आपके? मैं सुन नहीं पाया जी। वो कह रहे हैं कि हमने तो सबूत के तौर पर वीडियो भी दिखा दिया पैसे मांगते हुए। किसको दिखा दिया? अभी दिखाइए ना आप टीवी पे। रमेश जी, है आपके पास? अभी दिखा दीजिए। अरे मैं तो कह रहा हूँ, हम लोगों ने पत्रकार वार्ता बुला करके शेर सिंह डागर जी का स्टिंग ऑपरेशन, ये विजय खैरा जी फोटो से तो लग रहा है बहुत सीनियर आदमी है। ये शेर सिंह डागर, वो अपनी गाड़ी लगवा रहे थे, शायद बीच में कहीं फंसे हुए हैं, तो आपकी बात पूरी सुन नहीं पाए। जिनका वीडियो आपने दिखाया है उनके बारे में बता दीजिए। कोई बात नहीं, मैं फिर कह देता हूँ। ये विजय साहब को शेर सिंह डागर साहब की तो याद होगी ना, दोनों लोगों ने शायद साथ में काम किया होगा। उनकी उम्र बहुत ज्यादा दिख रही है, तो शेर सिंह डागर जी का तो नाम याद होगा ना। और ये वो पार्टी है साहब जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगालू लक्ष्मण जी कैमरे पर 1 करोड़ लेते हुए रंगे हाथ दिखाए गए थे पूरे देश के सामने। विजय खैरा जी, जवाब चाहेंगे आपसे। और दूसरी तरफ एक बात और, एक आरोप और लगा था, क्योंकि हमेशा ये लगता रहा है कि विपक्षी दलों पर तो बड़ी तेज कार्रवाई होती, लेकिन आपके नेता अगर किसी घोटाले में शामिल हैं तो ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है पूरी जांच। यहां पर आपको बताना चाहेंगे कि मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया था टोल टैक्स घोटाले को लेकर, उस पर कोई बात अब तक हुई नहीं। टोल टैक्स घोटाले को लेकर या किसी घोटाले को लेकर आप प्रमाण लेके आइए। हम नहीं सुनते आपकी बात। आप अदालत पे केस रजिस्टर्ड करा दीजिए, अदालत ऑर्डर कर देती है। लेकिन ये जानते हैं सब झूठे दस्तावेज तैयार करते हैं। झूठा डिग्री में एक इनका मिनिस्टर पकड़ा गया था और केजरीवाल जी उसको बचाते रहे बराबर कि नहीं नहीं सही है डिग्री। बाद में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की डुप्लीकेट डिग्री बनाई थी उसने और उस विधायक को जाना पड़ा। दूसरी बार अभी सत्येंद्र जैन मंत्री इनके सामने है, भीतर है, जमानत नहीं होती। इतनी प्रमेय फिसाई की बात नहीं है। प्रमाणित तौर पर अदालत इस बात से कन्विंस हो चुकी है कि ये केस चलना चाहिए और इनकी जमानत होती नहीं है। अब कभी ना कभी तो चिदम्बरम साहब की भी हो गई थी, इनकी भी हो जाएगी। लेकिन फिलहाल तो कोर्ट नहीं जमानत दे रही और इसमें समझ में आना चाहिए कि आपके मंत्रियों की क्या दशा है। हर एक को आप बचाते जाते हैं। आपके सामने प्रमाणिक तौर पर आ गया है कि 300 रुपया प्रति बोतल बचता था सरकार को जो एक्साइज, वो तुमने छोड़ दिया, अपना कर लिया मार्जिन 8-10 रुपया और प्राइवेट का कर दिया 300 रुपया और उसी को बेचने के भी अधिकार दे दिया। अरे यार जेल जाने से कौन बचा सकता तुम्हें? दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा पाएगी तुम्हें, जो मर्जी कर लो, क्योंकि सामने दिख रही ना बेईमानी। और हजारे जी ने कुछ बोला तो उन्हीं के खिलाफ बोलने लग गए।
मतलब कमाल है भाई। कम से कम ये उन्हीं की बात सुन तो लेते, इज्जत तो करते उनको, जिनकी दम पर तुम यहाँ बैठे हो आज। अब वो आदमी ईमानदार है, तुम बेईमान हो गए हो और तुम उसी को गलत कहने लग गए आज। जब भी कुछ रमेश जी, अन्ना हजारे की चिट्ठी को लेकर जिस तरह की बात कह रहे हैं कि बीजेपी कंधे पर रखकर बंदूक चला रही है, आपसे कुछ सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी ने मांगे, शिक्षा नीति को लेकर मांगे। उन्होंने कहा 3 लाख एडमिशन कम क्यों हुए, दिल्ली टॉप 10 से बाहर क्यों हुई, इसके साथ आपकी विदेश जो आपकी विश्व स्तरीय शिक्षा जो है, मनोज तिवारी ने कहा विश्व स्तरीय शिक्षा जो ले रही थी छात्रा, उसके ऊपर पंखा गिर गया। इतने सारे आरोप, जवाब दीजिए। अच्छा, और ये मिड डे मील में नमक और रोटी खिलाते रहे और दुनिया इनकी तारीफ करती है। आज ही बेंगलोर से एक व्यक्ति की खबर छपी है कि एक अखबार में भी छपी है और एक चैनल में भी छपी है कि हॉस्पिटल का लाइसेंस लेने के लिए 18 करोड़ नहीं, अब आप सवाल से भाग गए। नहीं, मैं बिल्कुल सीधे आ। उन्होंने कहा एडमिशन कम क्यों हुए, छात्रा पर पंखा गिर गया। जी, मैं बिल्कुल सीधे आ रहा हूँ। एडमिशन कम नहीं हुए बल्कि एडमिशन ज्यादा हुए। पहले क्या था कि पहले जिन स्कूलों में चाहे भवन किसी भी हालत में थे, सिर्फ और सिर्फ एडमिशन किया जाता था, बच्चों की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा जाता। वो विद्यालय जहाँ के हमने कमरे बनाने का फैसला किया, उनमें कुछ दिनों के लिए शिक्षा जो एडमिशन वाली शिक्षा थी उस पर फर्दर थोड़ा सा रिस्ट्रेंट करने का फैसला किया गया, जिसकी वजह से कमरे बन जाए और बच्चों को डिस्टर्बेंस ना हो किसी तरह का उनकी पढ़ाई में। और तो शराब की बोतल को लेकर जो वो कह रहे हैं कि जो पैसे जाने चाहिए थे सरकार के खाते में, वो अपनी जेब में डाल लिया। देखिए, इसका जवाब तो दे ही नहीं सकते वो। लगे साहब, विजय जी, हमने इस देश से मोहब्बत की है, हमें जो भी सवाल पूछे जाएंगे हम उसका जवाब देंगे, अच्छी तरह जवाब देंगे। आप सुन ले, उसका भी जवाब सुन ले। जहां तक शराब नीति की बात है, शराब नीति पर जो इनकी भी आलोचना है, जो भी इनकी आलोचना है, वो सब हवा हवाई है, अनुमानों पर आधारित है कि ऐसा किया गया होता तो वैसा होता। ये वो वाले सवाल है। इसीलिए तो जहां धुआं उठता आग तो वहां होती है ना सर। हाँ जी, जहां धुआं उठता है आग तो वहां होती है। यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से आग लगा दी जाए, किसी तरह से धुआं उठ जाए। वास्तव में आग इनकी गुजरात में लगी हुई है, धुआं वहां उठ रहा है और उस धुएं में इनको धुंधला दिखने लगा है। अब उनको लगने लगा है कि इस धुएं के बाहर जो सत्ता इनके हाथ में थी वो अब नहीं रह पाएगी। विजय कह रहा जी, संकट के बादल गुजरात के चुनाव पर मंडराने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में कुछ मिल नहीं रहा है, इसलिए परेशान करने की कोशिश, ताकि वहां पर ठीक तरह से प्रचार प्रसार ना कर पाए आम आदमी पार्टी। देखिए, ऐसा है, ये खाली घबराहट हो रही है क्या सब जगह किसको? अरे हमको काहे की घबराहट है? नहीं, पंजाब में नहीं जा पाए, कांग्रेस गई, उसका फायदा नहीं उठा पाए। वहाँ के जो सीएम थे आपकी सरकार में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, कुछ नहीं मिला। इनको ये गलत फहमी है और झूठ भी है। पंजाब में हमारा कुछ भी स्टेक पे न पहले था न अभी है। हमारा कुछ नहीं था कभी भी। इनका जहाँ कुछ नहीं था वो सब जगह चक्कर लगाए, हुआ हो जाए, उत्तर प्रदेश हो जाए, उत्तराखंड, सब जगह जमानत जब्त करा करू के 0.5% वोट लेके भाग लिए। अकेले पंजाब में वो तो कह रहे हैं गुजरात में इस बार डंके की चोट पे सत्ता बनाएंगे, सत्ता में आएंगे या फिर अच्छी सीटें लाएंगे। पहले ना अभी था ना, हमने बोला कभी कि हम बनाएंगे सरकार, एक बार भी कभी किसी ने कहा हम सरकार बनाएंगे, अब बता दीजिएगा मुझे। पंजाब में हमें मालूम था हमारा स्टेक क्या है, सबको मालूम है। हमने कृषि बिल के ऊपर हमने बिल बनाया, पंजाब के किसानों को पसंद नहीं था तो हमको तो मालूम था कि नाराजगी अभी उनकी है। दूसरी, हमने उनको भी छोड़ दिया था जो हमारे साथी थे अकाली दल वाले। तो वहाँ पहले भी हमारे जब हम साथ लड़े तब भी हमारे पास कुछ खास नहीं था। हमने कुछ नहीं खोया, हमने तो पाया ही पाया है सब जगह। और अभी भी जनता में। तो अभी क्या स्टेप रहेगा अगला भारतीय जनता पार्टी का? किसको जेल लगाना है? ये गुजरात की बात कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ के शेख चिल्ली के ख्वाब देखते रहते हैं। गुजरात में आपका कुछ नहीं है और न कुछ मिलने वाला है। 2-4-10 सीटें तो हमेशा नाराज विधायक होते हैं, लोकप्रिय होते हैं, किसी पार्टी से जीत जाते हैं। आपके यहाँ भी 1-2-4 जीत जाएंगे। रमेश जी, शेख चिल्ली के ख्वाब देखिए, आम आदमी पार्टी शेख चिल्ली के ख्वाब देख रही है। या तो सिसोदिया जी जवाब दें, भारतीय जनता पार्टी में आप कर दे नहीं पाएंगे। बस एक लाइन सुनिए, नहीं तो आप मैं जो आज आपसे कह रहा हूँ
आप महीने 15 दिन में वो बात देख लेना, केजरीवाल जी सिसोदिया को जेल भिजा के अलग हो जाएंगे, साहब हमें पता ही नहीं था ये हो गया। जैसे सोनिया गांधी हट गई मोतीलाल वोरा का नाम लेके, ये भी यही करेंगे और सिसोदिया चले जाएंगे जेल में और उनको छोड़ देंगे, बाद में डिसोन कर देंगे। आप देख लीजिएगा, अभी कह रहा हूँ। पहले से सारी भूमिका समझ रखी खेरा साहब आपने, भूमिका बना दिखाई दे रहा, मुझे प्रवक्ता छोड़ दीजिए। रमेश श्रीवास्तव, सिटीजन दिखाई दे रहा कि क्या शेख चिल्ली के ख्वाब देखना बंद करिए, कहीं सरकार अब आगे नहीं बननी आपकी, और पहले आप अपने लोगों को बचा लीजिए। ये जो विजय साहब ने आशीर्वाद दिया हमें, हम उसे सिर झुका के स्वीकार कर रहे हैं। कम से कम इन्होंने इतना तो मान लिया कि 2, 4, 10 सीटें गुजरात में जीत सकते। हाँ, तो मतलब हमारी एंट्री तो हो गई। हाँ, तो वो रमेश खेरा भी इसी बात को कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सच बोलती है। विजय खेरा जी, ठीक है। अरे ऐसा है, 2-4 नहीं 8 भी हो सकती है, आप कांग्रेस से छुड़ा लेंगे, हमें उसमें क्या फर्क पड़ने वाला है। अच्छा सर, एक सर, वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी झूठ नहीं बोलती। अरविंद केजरीवाल जी पलटू राम दूसरे हैं, वो कह रहे हैं। मनोज तिवारी जी ने तो यही कहा। वो तो है ही है, इसमें क्या। देखिए ऐसा है कि वो मनोज भाई गायक आदमी है, वो गाने बजाने की शैली में बात करते हैं तो करते हैं, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण बात इस डिबेट में हो गई है कि भाजपा के प्रवक्ता ने राष्ट्रीय चैनल पे मान लिया कि आम आदमी पार्टी 2, 4, 10 के जीत सकती है गुजरात में। मतलब हमारे कदम तो वहां पे पड़ रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी दिखाइए, ट्रांसपेरेंसी दिखाइए। आबकारी नीति पर, शराब नीति पर आप जवाब नहीं दे पाए रमेश जी, लेकिन वो जिस तरह की बात कह रहे हैं विजय खेरा जी कि आने वाला समय बता देगा कि मनीष सिसोदिया जी की जगह कहाँ है और अरविंद केजरीवाल उनको लेकर भी पलट जाएंगे। खैर, समय की गर्त में है, आने वाले समय में पता लगेगा कि क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल लड़ाई रोचक दौर पर पहुंच गई है, सदन से सड़क तक पहुंच गई है। अब देखना यह इसका फायदा किसको मिलता है और कौन कितना पाक साफ है, ये भी पता चल जाएगा। फिलहाल इतना ही, जुड़ रही है हमारे साथ।